तैयारी काफी अच्छे से कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख चुके हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि जब भी कोई मेटल है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सारे सुरक्षित स्वस्थ अपने घरों पर है और अपनी तैयारी काफी अच्छे से कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख चुके हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि जब भी कोई मेटल है, मेटल के ऊपर अगर हम कोई लाइट एक्सपोज करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया हुआ था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्या कंडीशंस होती है, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स वहां पे बनते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की और कुछ इंटेंसिटी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को भी हमने वहां पर देखा था। तो आई होप वो छोटी से छोटी चीज तुम्हें वहां पे क्लियर हुई होगी। ठीक है, आज का लेक्चर जो भी पूरा का पूरा बेस्ड होने वाला है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे बेस्ड। जैसा कि तुम देख पा रहे हो हेडिंग, आज का हेडिंग है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो हमारे सिलेबस में है वो है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो पूरा का पूरा फोकस रहेगा आज पूरे लेक्चर का हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में जानने के लिए कि कैसा होता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, क्या क्या चीजें होती है। ये सारी बातें आज हम डिटेल में करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफी ध्यान से हर एक चीज को देखना है। जैसे कि सबसे पहले मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर देता हूं। क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम वर्ड तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, याद करो कहीं पे स्पेक्ट्रम यूज किया है मैंने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहीं पे यूज किया है। वहां पे मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब जो लाइट्स होती है उनको अगर हम उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग हो सकता है या इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, अरेंज करते हैं तो एक पैटर्न हमें मिलता है और उस पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं वहां पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कुछ ऐसी ही चीज है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको डिफरेंट एंगल पे पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखोगे कि क्या होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, इट इज अ फोटोग्राफिक इंप्रेशन। एक टाइप का इंप्रेशन है जो किस पे मिलता है? हमें फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर मिलता है। ठीक है, एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हमें एक इंप्रेशन मिल रहा है। वो इंप्रेशन कैसे मिल रहा है? जब हम किसी प्रिज्म से, ये जो मेरे पास रखा हुआ है ये क्या है? ये एक प्रिज्म है। ठीक है, इस प्रिज्म पे जब मैंने एक लाइट एक्सपोज की, ठीक है, उस लाइट की कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कोई भी वेवलेंथ हो सकती है। तो मैंने क्या किया, एक लाइट को इस प्रिज्म के ऊपर क्या किया? एक्सपोज किया। तो प्रिज्म के अंदर क्या होगा? ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। क्या? लाइट। जब इसके ऊपर मैं लाइट एक्सपोज करूंगा तो यहाँ पे वो क्या होगा? डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और डिफ्लेक्ट होने के बाद जब मैं इसको फोटोग्राफिक फिल्म पे देखने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंप्रेशन देखने को मिलेंगे। ये इंप्रेशन किस चीज पे डिपेंड करेंगे? ये सारे के सारे इंप्रेशन डिपेंड करेंगे कि उनकी वेवलेंथ क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, या तो हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करके बोल सकते हैं या उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक इंप्रेशन मिलता है। उसी इंप्रेशन को हमें क्या बोलते हैं? यहाँ पर एक फोटोग्राफिक इंप्रेशन को क्या बोलते हैं? हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आई थिंक एक डिफरेंट नजरिया स्पेक्ट्रम का तुम्हें यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं कहां पर हमें मिलता है कोई भी स्पेक्ट्रम। तो वो स्पेक्ट्रम हमें कहां पर मिलता है? वो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है किसी फोटोग्राफिक फिल्म पर एक फोटोग्राफिक इंप्रेशन की तरह। कहां से आ रहा है वो इंप्रेशन? जब हम किसी लाइट को पास कर रहे हैं प्रिज्म से, तो जहां से वो लाइट डिफ्लेक्ट होती है, लाइट के डिफ्लेक्ट होने का रीजन क्या है? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो आई होप यहाँ पे थोड़ी सी चीज छोटी सी क्लियर हुई होगी कि लाइट यहां से पास हुई, प्रिज्म से जब बाहर निकला तो एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो इंप्रेशन बना उसको हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम नाम दे दिया। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में इतनी नॉलेज काफी है। क्या होता है, कैसे पता चलता है, ये चीज मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया है। ठीक है, अब जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का या इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से देखने का, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफी इजी होते हैं। बस एक बार समझने की जरूरत है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो ध्यान से देखोगे एक एक चीज को कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है ये प्रोसेस है। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में हम कैसे पता लगाते हैं उसका एक छोटा सा अगर मैं बोलूं तो मैंने यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन अगर स्पेक्ट्रम हमें बनाना है तो हाइड्रोजन गैस को हम हीट करते हैं लो प्रेशर पर। ठीक है, कहां पर हीट करेंगे? जब हमने हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे हीट किया तो उससे एक ब्लूइश लाइट इमिट हुई। ठीक है, क्या प्रोसेस है? हाइड्रोजन गैस रखी हुई है, हाइड्रोजन गैस सपोज यहां पर रखी हुई है, ये मैं बोल देता हूं इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इसको मैंने बर्न किया। बर्न किया किस पे किया? लो प्रेशर पे बर्न किया। डन है। यहां से क्या हुआ? यहां से तुम्हारी
लाइट निकली, ये लाइट क्या थी, ये एक ब्लूइश लाइट थी, ठीक है, ब्लू कलर की लाइट थी, ब्लूइश लाइट बोल देता है इसको। ये जो ब्लूइश लाइट निकली, इसको जब हमने किसी प्रिज्म से पास किया, ठीक है, इस ब्लू लाइट को हमने जब किसी प्रिज्म से पास किया, तो प्रिज्म से पास करने के बाद ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई। डन। तो वही बोला है कि द लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, जैसे ये ब्लूइश लाइट वहां से इमिट हुई, उस लाइट को हमने किससे पास किया, उस लाइट को हमने प्रिज्म से पास किया, तो ये प्रिज्म से पास किया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यहां पे इसको बनता हुआ दिखा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बनेगा, मैं एक छोटा सा यहाँ पे तुम्हें दिखा देता हूं, ये कुछ इस टाइप का स्पेक्ट्रम यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, ऑफकोर्स या तो वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे या फिर वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें देखा क्या गया कि ये जो यहाँ पे इनका जो भी स्पेक्ट्रम मिल रहा है, उस स्पेक्ट्रम में जो भी लाइंस हमारे पास आ रही है, उनकी जो वेवलेंथ है वो किस रीजन के अंदर आ रही है, वो किस रीजन के अंदर आ रही है, विजिबल रीजन के अंदर। आई होप विजिबल रीजन तुम लोग समझ पा रहे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर बता चुका हूं, विजिबल रीजन के अंदर आ रहा है, यूवी रीजन के अंदर आ रहा है, इंफ्रारेड, आईआर मतलब इंफ्रारेड रीजन के अंदर आ रहा है। तो तीन रीजन की लाइट हमें, या तीन रीजन की वेराइटी वाली लाइट की वेवलेंथ हमें यहाँ पे फाइंड आउट की, ठीक है, इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। लेकिन इन तीन टाइप की रेंज के अंदर हमें 6 सीरीज मिलती, ठीक है। क्या ध्यान रखना है हमें यहाँ पे कि जब हाइड्रोजन को हीट किया, लो प्रेशर पे ब्लूइश लाइट इमिट हुई, एक उस लाइट को हमने किससे पास किया, प्रिज्म से। प्रिज्म से पास करने के बाद एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ। वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर आपको जो अरेंजमेंट होगा वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होगा या फिर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होगा। ये चीजें तुम्हें आराम से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे लाइट्स या जो भी तुम्हें यहाँ पे सीरीज मिल रही है या जो भी स्पेक्ट्रम तुम्हें मिल रहा है, वो स्पेक्ट्रम हमें 6 सीरीज के अंदर पढ़ना, ठीक है। जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है वो हमें कितनी सीरीज के अंदर पढ़ना है, 6 सीरीज के अंदर आराम से पढ़ना है। और ये 6 सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है, अगर मैं बात करूं तुम्हें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए 6 सीरीज के अंदर। एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब जो बात करने वाला हूं 6 सीरीज की, वो इंपॉर्टेंट है, उसको काफी ध्यान से देखना है, हर एक चीज को समझने की कोशिश करना है कि कौन कौन सी सीरीज होती है, और हर सीरीज में कौन सी सीरीज यूवी रीजन के अंदर आ रही है, कौन सी सीरीज विजिबल रीजन के अंदर आ रही है, और कौन सी सीरीज इंफ्रारेड रीजन के अंदर आ रही है। अब किसी को शायद कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर विजिबल, यूवी और आईआर क्या है, तो एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो मैंने टॉपिक तुम्हें बताया है उसके अंदर मैंने तुम्हें रेंज बताई है, ठीक है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रेंज बताई है। तो देखा क्या गया कि जो ये यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिल रहा है ना, उनकी वेवलेंथ का रेंज कोई विजिबल रीजन के अंदर आ रहा है, कोई यूवी रीजन के अंदर आ रहा है, कोई इंफ्रारेड रीजन के अंदर आ रहा है। इसकी वजह से मैंने तीनों का नाम लिखा है। सीरीज कितने टाइप की मिल रही है वहां पर, 6 टाइप की सीरीज मिल रही है। कौन कौन सी होती है उसकी बात अभी हम करते हैं, लेकिन पहले क्लियर होना चाहिए कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम है क्या। प्रिज्म से एक लाइट पास किया, फोटोग्राफिक फिल्म पे जो इंप्रेशन मिला उसको स्पेक्ट्रम बोला। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करते कैसे हैं, लो प्रेशर पे ब्लूइश लाइट निकलती है, प्रिज्म से पास किया, विजिबल, यूवी एंड आईआर वाले वेवलेंथ हमें मिले, और उनको हमने 6 सीरीज के अंदर क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अब वो 6 सीरीज कौन कौन सी है, उन 6 सीरीज को हमें कैसे पढ़ना है, किसका क्या नाम है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखोगे उन 6 सीरीज के बारे में। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि 6 टाइप की सीरीज कौन कौन सी होती है। जैसे कि तुम देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए। 6 टाइप की सीरीज है। पहला है लाइमन सीरीज, सेकंड है बामर सीरीज, थर्ड है पाश्चन सीरीज, फोर्थ है ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ है फंड सीरीज, ठीक है। पी फंड बोलते हैं इसको, पी साइलेंट है वहां पे, ठीक है, फंड सीरीज बोलते हैं। एंड लास्ट है हम्फेरी सीरीज, ठीक है। 6 सीरीज के बारे में हमें यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, कब किस कंडीशन में कौन सी सीरीज आएगी, अब उस चीज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो काफी ध्यान से देखना, ठीक है। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि ये सबसे पहला लाइन जो बन रहा है ये n=1 है अपने पास, ये चीज क्लियर है। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, जरूरत पड़ेगी। n=1 अपने पास ये, ठीक है। ये है अपने पास n=2, ये है अपने पास n=3, ये है अपने पास n=4, n=5, n=6, एंड ये है इंफिनिटी वाली लाइन बना रहा हूं, ठीक है। 6 तक मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये इंफिनिटी वाली लाइन मैंने बना दिया। ये है अपने पास n=इंफिनिटी, ठीक है। चेक कर पा रहे होंगे, आई थिंक मैंने सही बनाया। तो ये n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, n=इंफिनिटी।
तो 6 टाइप की सीरीज को कैसे यहाँ पे हम बताएंगे। 6 टाइप की सीरीज क्या होती है कि पहली सीरीज जो लाइमन सीरीज है, वो लाइमन सीरीज किसके अंदर आती है कि जब कोई भी स्पेक्ट्रम जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट के अंदर आता है, ठीक है, और लोअर स्टेट में अगर वो n इक्वल टू 1 के अंदर जंप करता है, ठीक है, जंप करने का मतलब क्या है कि सीधा आके कहां पर रुकेगा, वो n इक्वल टू 1 में, बीच में कहीं पे भी नहीं रुकेगा। जैसे कि इंफिनिटी से आया और कहां पर आया, वो n इक्वल टू 1, तो वो लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रम है, लाइमन सीरीज की वेवलेंथ है उसके पास, ठीक है। अगर वो n इक्वल टू 6 से भी सीधा कहां पर आ गया, n इक्वल टू 1 में, तो भी हम उसको लाइमन सीरीज का ही बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि उसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, n इक्वल टू 1। कोई भी हायर शेल से अगर n इक्वल टू 1 में जंप करता है, इसका मतलब वो कौन सी सीरीज के अंदर आ रहा है, इसका मतलब वो लाइमन सीरीज के अंदर आता है। चीज समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। लाइमन सीरीज के अंदर कौन आएगा, जो n इक्वल टू इंफिनिटी से लेके लोअर, सपोज अगर कोई 5 से तुम्हारा 1 के नीचे अंदर आ रहा है तो ये भी लाइमन सीरीज का है। अगर कोई 4 से 1 में आ रहा है तो भी लाइमन सीरीज है, 3 से 1 में आ रहा है तो भी लाइमन सीरीज है, और अगर वो 2 से 1 में आ रहा है तो भी वो लाइमन सीरीज के अंदर काउंट होगा। समझ पा रहे हो, लाइमन सीरीज का मतलब है कि लास्ट n जिसके अंदर वो जंप कर रहा है हायर टू लोअर, तो जो लोअर शेल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, n इक्वल टू 1, तो वो किसके अंदर काउंट होगा, वो लाइमन सीरीज के अंदर काउंट होगा। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट चीज है। ये लाइमन सीरीज हो गई, ठीक है, जिसके अंदर n इक्वल टू 1 है, उसके अंदर वो जंप कर रहा है। सेकंड चीज, अगर n इक्वल टू 2 में जंप करता है, कोई इंफिनिटी से आया और इंफिनिटी से आने के बाद वो कहां जंप कर गया, वो n इक्वल टू 2 में जंप कर गया, या हो सकता है कि 6 से वो कहां पे जंप कर दिया, n इक्वल टू 2 पे जंप कर गया, 5 से कहां पे जंप कर गया, n इक्वल टू 2 पे, 4 से कहां पे जंप कर गया, n इक्वल टू 2 पे, 3 से कहां पे जंप कर गया, n इक्वल टू 2 पे, तो n इक्वल टू हायर शेल से 2 पे अगर आ रहा है तो वो किसका होगा, वो बामर सीरीज का होगा। चीज क्लियर कर पा रहे हो, ठीक है, अकॉर्डिंग लिखा है। फर्स्ट लाइमन है, कोई भी ऊपर से आ रहा है, अगर n इक्वल टू 1 में गिर रहा है लाइमन सीरीज का है, कोई भी ऊपर से आ रहा है n इक्वल टू 2 में गिर रहा है वो बामर सीरीज का है, कोई भी ऊपर से आ रहा है किसी भी हायर शेल से, ठीक है, और वो कहां पर जंप कर रहा है, n इक्वल टू 3 में, जैसे कि ये जंप कर रहा है, जैसे कि ये n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 3 में आया, ये n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 3 में आया, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में आया, ठीक है। तो ये अपना किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पाश्चन सीरीज। ये अपना किसके अंदर काउंट होगा, ये अपना पाश्चन सीरीज के अंदर काउंट होगा। आई होप छोटी से छोटी चीज क्लियर कर पा रहे होगे। लाइमन सीरीज सभी लोगों को क्लियर है, बामर सीरीज सभी लोगों को क्लियर है, पाश्चन है। अब मैं अगर तुम्हें नेक्स्ट का बोलूं ब्रैकेट, तो तुम लोग समझ पा रहे होंगे कि ये कहां पे आएगा, अब n इक्वल टू 4 में, किसी भी हायर शेल से n इक्वल टू 4 में जंप करेगा तो किसका हो जाएगा, ब्रैकेट सीरीज का। n इक्वल टू 6 से जंप किया n इक्वल टू 4 में, फिर ब्रैकेट सीरीज, 5 से जंप किया 4 में, फिर ब्रैकेट सीरीज, तो मैं इसको ब्रैकेट सीरीज लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया अपना फोर्थ सीरीज, ठीक है। पहला लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, याद रखोगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट। लाइमन मतलब n इक्वल टू 1, बामर मतलब n इक्वल टू 2, पाश्चन मतलब n इक्वल टू 3, ब्रैकेट मतलब n इक्वल टू 4। इसके बाद अगर कोई इंफिनिटी से जंप करता है नीचे की तरफ, सपोज n इक्वल टू 5 में आता है, तो वो फंड सीरीज का होगा अपना, ठीक है। पी साइलेंट है यहाँ पर, सीरीज के अंदर आएगा अपना। चीज समझ पा रहे हो, चाहे वो n इक्वल टू 7 हो, n इक्वल टू 10 हो, n इक्वल टू 100 हो, ठीक है, तो वो तुम यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि वो अगर 5 में आके गिरता है तो मैं उसको पी फंड सीरीज के अंदर काउंट करूंगा, अगर वो 4 में गिरता है तो ब्रैकेट सीरीज के अंदर, पाश्चन सीरीज के अंदर कब काउंट करूंगा, जब n इक्वल टू 3 होगा। छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए। लास्ट की बात कर लेता हूं, जब कोई हायर शेल से n इक्वल टू 6 में जंप करेगा तो वो अपना हो जाएगा हमफेरी, ठीक है, हमफेरी सीरीज। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 5 है, ठीक है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हमफेरी की ज्यादा बात की नहीं जाती है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को बताया था ये चीज कि इसकी जो वेवलेंथ आती है वो 3 रीजन के अंदर आती है, एक तो यूवी के अंदर आती है, एक विजिबल के अंदर आती है, और एक थर्ड आती है आईआर, इंफ्रारेड के अंदर। ये चीज तुम लोगों को मैं भी पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो अब तुम्हें ये भी याद रखना है कि लाइमन सीरीज के अंदर जो भी वेवलेंथ निकल के आती है वो उनमें से किस रेंज के अंदर होती है, तो ये होती है अपने पास यूवी, अल्ट्रावायलेट, बामर सीरीज होता है विजिबल का, और ये चारों होते हैं इंफ्रारेड के अंदर। ये चारों इंफ्रारेड रीजन के अंदर हमें फाइंड आउट होता है। चीज क्लियर कर पा रहे होंगे आई थिंक, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं।
तो ये तुम्हें याद रखना है 6 सीरीज के बारे में, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, वुंड, हम्फेरी। ठीक है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6 नाम से याद रखना। कोई ट्रिक बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी तुम्हें बढ़िया लगे। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये भी याद रखना है, लाइमन सीरीज बोला तो यूवी रीजन की बात कर रहा है, बामर सीरीज बोला तो विजिबल रीजन की, पाश्चन सीरीज बोला तो इंफ्रारेड। इसी तरीके से ये बाकी सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 6 सीरीज कौन सी है, आई थिंक तुम लोगों को वो पता चल चुका है। 6 सीरीज कौन कौन सी है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, वुंड, हम्फेरी। तो ये छोटी सी चीज क्लियर है, कोई भी हाइयर शेल से आया और अगर वो 1 में गिरा, लाइमन का है, हाइयर शेल से आया 3 में गिरा, पाश्चन का है, हाइयर शेल से आया 5 में गिरा, फंड का है। चीज क्लियर आ रही है, फंड मिलेंगे सभी को अगर सही आंसर दोगे तो हाइयर शेल से जिसमें भी गिरेगा उसके अकॉर्डिंग वो सीरीज का स्पेक्ट्रम हो जाएगा या उस सीरीज की वेवलेंथ हमें वहां पर मिलेगी। तो ये छोटी सी चीज तुम लोगों को क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हमने 6 सीरीज के अंदर क्लासिफाई किया है, और उनके नाम साइंटिस्ट के नाम है ऑफकोर्स। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे सारी चीजें रखी हुई है, जिसने जो सीरीज को फाइंड आउट किया उसने अपने नाम से रख दिया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट चीजें रट लेना, पता होना चाहिए, मिक्स मत कर देना, ब्रैकेट की जगह कहीं पाश्चन मत कर देना, n इक्वल टू 2 बोला तो ब्रैकेट मत लिखाना। ये चीज क्लियर करो, पर ये काफी बेसिक सी चीज है, तो आराम से इस चीज को क्लियर करोगे तो ये चीज याद हो जाएगी। एक बार अगर ये चीज याद हो गई तो फिर तुम्हें उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब शुरू करते हैं डेरिवेशन। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो समझाना जरूरी है, और इसमें न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो इस डेरिवेशन से बनेंगे। ठीक है, तो किस डेरिवेशन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n2 टू n1। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर n2 से n1 में जंप कर रहा है, ठीक है, अगर उसका ट्रांजिशन हो रहा है, तो सपोज मैं ये बोल देता हूं कि ये n2 है और ये मेरे पास n1 है। ठीक है, यहां से यहां उसका ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहां से यहां ट्रांजिशन करते हुए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो पास कर रहा है उसकी वेवलेंथ मुझे फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, काफी सिंपल सी चीजें, ध्यान से देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ये n2 है मेरे पास, ये n2 है मेरे पास, तो n2 के लिए एनर्जी कितनी होगी, तो En2 मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, En2 की वैल्यू तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगी, तो En2 होगा -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ या ना, चीज क्लियर है। किसी पर्टिकुलर बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये एनर्जी होती, हाँ या ना। En2 निकल लिया, क्या En1 निकाल सकते हो, En1 होगा -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर N1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल ये चीज क्लियर कर पा रहे हो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहां से जब यहां वो जंप किया, हाइयर शेल से लोअर शेल में जंप किया, तो एनर्जी इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। पहले एनर्जी यहां पर इमिट होगी या यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। हाइयर शेल से लोअर शेल में आता है तो एनर्जी इमिट करता है। ठीक है, एनर्जी कितनी इमिट कर रहा है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी इमिट करेगा। पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, बाकी कहां गई, चली गई, बाकी कहां गई, चली गई। तो डेल्टा ई की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा ई किसके बराबर होगा, डेल्टा ई बराबर होगा En2 माइनस En1। हाँ है ना, En2 की वैल्यू क्या है, -13.6 Z स्क्वायर N2 स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 13.6, चेक करोगे एक बार, एक के बाद एक चीजें चेक करोगे, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। ये सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रही है। ठीक है, अब ये जो डेल्टा ई है, ये डेल्टा ई एक तरीके से क्या है, इसका एनर्जी डिफरेंस। वो एनर्जी डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि एनर्जी इमिट हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां से इमिट हुई है। उसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। उसका फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्लांक क्वांटम थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहां पर hc/λ के बराबर हो जाएगी। अब डेल्टा ई की वैल्यू बराबर होगी, ऑफकोर्स यहाँ पे हम जो भी वैल्यू पुट करने वाले हैं वो सारी की सारी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग पुट करने वाले हैं, वो सारी की सारी वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू पुट करने वाले हैं कि एसआई यूनिट के अंदर, मतलब यहाँ पे हम इसका जूल के अंदर पुट करेंगे। लेकिन एनर्जी अपन को यहाँ क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दिया, तो इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। तो चेंज करते हैं, यहां से मैं 13.6 कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 13.6 Z स्क्वायर मैंने कॉमन लिया।
ठीक है, चेक करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1/n1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/n2 स्क्वायर। चेक करोगे एक बार, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये नेगेटिव है तो बाद में लिखा है, ठीक है, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया तो इसको पहले लिख दिया, चीज क्लियर है। इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया। ये तो सिमिलर चीज लिखी है जो पहले था, ये वाली चीज को लिख दिया है, इसको फिर जूल में कन्वर्ट किया है ये वाला कन्वर्जन लगा के। आई होप छोटी से छोटी चीज क्लियर हो रही होगी। फिर मैंने लिख दिया hc/λ इज इक्वल टू, ये क्या होगा 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चीज क्लियर है यहां तक? सिंपल सी चीज है। इसको मैं लिख रहा हूं 1 और ये डिवाइड में लेके चला गया HC, चेक करोगे एक बार, ठीक है, HC को क्या लेके चला गया मैं इसके डिवाइड में। अब देखो ये भी एक कांस्टेंट है 13.6, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, H की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है तुम लोगों को पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू तुम लोगों को पता है 3 इंटू 10⁸ होती है। वैल्यू पुट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद एक वैल्यू निकल के आएगी ना, उस वैल्यू को मैं R बोल देता हूं, कैपिटल R, ठीक है। वैल्यू पुट कर दोगे, उस वैल्यू को जब तुम करोगे तो कैपिटल R निकल के आएगा, ठीक है, उसको मैं कैपिटल R बोल रहा हूं। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या हो गया R Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चीज क्लियर है यहां तक? चीज क्लियर है यहां तक? आर को क्या बोला जाता है? आर को बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। आर को बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट, याद रखना है, ठीक है। तुम जब इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट करना तुम्हें आता है, वैल्यूज तुम्हें पता है, पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, आर की। इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं और ये कितनी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेवलेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे हम, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, मतलब यहां से यहां गए तो एक रेडिएशन इमिट हुई, उसकी वेवलेंथ किसके बराबर है, वो लेमडा हमारे पास निकल के आया। n1 n2 अगर हमें पता होगा तो हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। z डिपेंड करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करेगा तो 1 पुट करेंगे, हीलियम प्लस की बात करेगा तो 2 पुट करेंगे, Li+2 की बात करेगा तो 3 पुट करेंगे, तो डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है, वो चीज तुम आराम से पुट कर सकते हो। आई होप डेरिवेशन थोड़ा क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी हायर शेल से किसी लोअर शेल में ट्रांजिशन हुआ तो तुम्हें पता है कि एनर्जी इमिट होगी, किस फॉर्म में इमिट होगी, रेडिएशंस की फॉर्म में। तो मुझे ये पता लगाना है कि जो रेडिएशंस इमिट हुई है उस रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है। तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, जितना एनर्जी यहां से यहां जाने में कम हो गया होगा, कितना एनर्जी कम हो गया, डेल्टा ई के बराबर, उसको मैंने किसके बराबर कर दिया, hc/λ के बराबर, और ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर दिया। आई होप छोटी से छोटी चीज तुम्हें यहाँ पे क्लियर हुई होगी। ये चीज क्लियर है, डेरिवेशन क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब चलते हैं ना, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूं मैं, तो उसको ध्यान से देखना। देखो, अगर मैं बात करूं तुमसे, मैं अगर तुम्हें बोलता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन n=2 से n=1 में जंप कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन या एक जो भी रेडिएशन है वो मेरी n=3 से n=1 में है, ठीक है, दो रेडिएशन में यहां पे ले रहा हूं, एक n=2 से n=1 में है, एक रेडिएशन n=3 से n=1 में। मुझे ये बताओ कि किसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसके अंदर लेमडा ज्यादा होगा, ये बता सकते हो, ठीक है। तो कैसे पता लगाओगे? देखो, अगर एनर्जी गैप ज्यादा है, डेल्टा ई की वैल्यू ज्यादा है, डेल्टा ई की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है, एनर्जी गैप ज्यादा है। जैसे यहां पर एनर्जी गैप क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 से 1 के बीच में। ये चीज समझ पा रहे हो? एनर्जी गैप ज्यादा है तो एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा है, एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा है मतलब डेल्टा ई की वैल्यू ज्यादा है, डेल्टा ई की वैल्यू ज्यादा है तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। इस hc/λ को हम h न्यू भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पढ़ा चुका हूं। तो अगर डेल्टा ई की वैल्यू ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। डेल्टा ई की वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब इनका डिफरेंस ज्यादा होगा, शेल्स का डिफरेंस। तो वही चीज लिखा है कि अगर एनर्जी गैप बिटवीन टू शेल्स ज्यादा है, एनर्जी गैप समझ पा रहे हो, ये एक गैप है, ये एक गैप है, 4 से 1 का एक गैप है,
5 से 1 का एक गैप हम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 5 से 1 का गैप ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू 4 से 1 का गैप। चीज क्लियर कर पा रहे हो? तो 5 से 1 में डेल्टा ई की वैल्यू ज्यादा आएगी, डेल्टा ई की वैल्यू ज्यादा आएगी तो वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी और लेमडा की वैल्यू कम। इसलिए याद रखना है कि अगर तुम्हें कोई बोलता है कि दो शेल्स के बीच में अगर एनर्जी गैप ज्यादा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशन वहां पे हमें देखने को मिलेगी, उसकी ज्यादा होगी, उसका वेवलेंथ डिक्रीज होता हुआ हमें यहाँ पे दिखेगा। छोटी से छोटी चीज क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनोगे, ठीक है? अगर एनर्जी गैप ज्यादा है, अगर एनर्जी गैप ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, तो हाईएस्ट एनर्जी गैप। अब मुझे बताओ हाईएस्ट एनर्जी गैप कब आएगा? जब इंफिनिटी से 1 में जंप करेगा। यही तो है हाईएस्ट एनर्जी गैप। क्या मैं इसको हाईएस्ट एनर्जी गैप बोल सकता हूं लाइमन सीरीज के लिए? हाईएस्ट एनर्जी गैप बोल सकता हूं। ये सबसे इंफिनिटी से लेके क्या मैं बोल सकता हूं n इक्वल टू 1 में लाइमन सीरीज के लिए हाईएस्ट एनर्जी गैप है। हाईएस्ट एनर्जी गैप है मतलब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो उसका लेमडा क्या होगा? सबसे कम। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें किस कंडीशन में निकल के आएगी? जब हमारा हाईएस्ट एनर्जी गैप होगा। इस क्लियर हो रही है? तो अगर हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो हमें वहां पे एनर्जी गैप देखना है। अगर एनर्जी गैप जिसका ज्यादा होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी वो सबसे छोटी निकल के आएगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैक्सिमम। तो क्वेश्चन को समझना है कि अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में बोला है या हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला है, कब मिलेगा, तो तुम्हें चीज समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? छोटा सा और चीज अगर मैं यहाँ पे करूं तो मैं क्वेश्चन पुट करता हूं। 6 से मैं एक इलेक्ट्रॉन 3 में पुट कर रहा हूं, ठीक है, और एक 4 से 3 में पुट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है, बताओ किसके अंदर वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है? क्वेश्चन आराम से समझना। एक 6 से 3 है, एक 4 से 3 है, तो क्वेश्चन ये है कि बताओ किसके अंदर वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ ज्यादा, 6 से 3 वाले की या 4 से 3 वाले की? तो तुम्हें पता है कि अगर एनर्जी गैप ज्यादा होता है तो वेवलेंथ छोटी निकल के आती है। चीज क्लियर है? यहां एनर्जी गैप ज्यादा है तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो लेमडा होगा वो कम होगा, ठीक है? इसका लेमडा क्या होगा? ज्यादा। रीजन समझ आ रहे हो? क्योंकि इसका एनर्जी गैप क्या है? कम है। तो जहां पर एनर्जी गैप देखना है हमें, एनर्जी गैप अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लेमडा की वैल्यू कम। हाईएस्ट एनर्जी गैप की बात कर रहा है तो वहां पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें मिलेगी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब एक क्वेश्चन हो, अगर तुम्हें कोई बोल देता है कि बामर सीरीज के अंदर बताओ हाईएस्ट एनर्जी गैप कब आएगा? बामर सीरीज के अंदर हाईएस्ट एनर्जी गैप कब आएगा? तो तुम क्या आंसर दोगे? n इक्वल टू इंफिनिटी से जब n इक्वल टू 2 में जंप करेगा, क्योंकि बामर सीरीज बोल दिया तो 2 कंफर्म हो गया, फिक्स हो गया, और n इक्वल टू इंफिनिटी से जब n इक्वल टू 2 में जंप करेगा तब तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा? हाईएस्ट एनर्जी गैप निकल के आएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। छोटी सी चीजें, डेरिवेशन क्लियर है, फॉर्मूला याद रखना है। अभी इसी फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ठीक है? तो ध्यान से देखोगे, इस चीज को भी समझोगे कि कैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चंस या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस को करना है। थोड़ी और चीजें क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करवा। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी होगी कि हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस या वेवलेंथ वाले क्वेश्चन जो कि इस वैरायटी में आते हैं कैसे होते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, आंसर दोगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन द लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन, ठीक है? हीलियम प्लस आयन के लिए देखो, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए तुम वो चीज लगा सकते हो, लाइमन सीरीज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि लाइमन सीरीज है, हीलियम प्लस आयन है, तो तुम्हें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है। तो ये बताओ कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 और N1 की वैल्यू क्या होगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? जब एनर्जी गैप हाई होगा या एनर्जी गैप सबसे लो होगा? चीज का आंसर दोगे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एक बार फिर से बता देता हूं, ये इंफिनिटी है, ये 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, फिर 2 है, फिर यहां पे 1 है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिल पाएगी? अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो देखो सबसे शॉर्टेस्ट होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी तुम्हें, शॉर्टेस्ट लेमडा। लेकिन एनर्जी गैप सबसे कम कब हो पाएगा? जब 2 से 1 है,
समझ पा रहे हो? तो ये सबसे कम एनर्जी गैप वाला चीज है। तो 2 से 1 में जो ट्रांजेक्शन हो रहा होगा उसको हमें यहाँ पर काउंट करना है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है, सॉरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है, तो हमें ये चीज काउंट करनी पड़ेगी। शॉर्टेस्ट बोलता तो इन्फिनिटी से 1 वाला में काउंट करता, लाइमन बोल दिया तो n इक्वल टू 1 कंफर्म हो गया। हाँ, वो जरूरी नहीं है कि n इक्वल टू 1 को मेंशन करे, वो लाइमन सीरीज मेंशन कर दिया, इसका मतलब उसने n इक्वल टू 1 को मेंशन कर चुका है। ये चीज क्लियर कर पा रहे हो गए थे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिल पाएगी? जब n इक्वल टू 2 से वो जंप करेगा n इक्वल टू 1 में। हाँ या ना? बिल्कुल। तो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। चीज क्लियर है? देखो, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने जो भी डायग्राम बनाया था वो कुछ ऐसे बनाया था, n2 से n1। ठीक है? तो ये जो n2 है ना, ये हाइयर शेल है। ठीक है? हाइयर n होगा उसका, उसके n की वैल्यू हाई होगी। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि n2 कौन सी वैल्यू होगी, जो हाइयर शेल है, और n1 कौन सी वैल्यू होगी, जो लोअर शेल है। चीज क्लियर है? हाइयर शेल और लोअर शेल की चीज क्लियर है? अब इसमें हाइयर शेल n1 है, सॉरी n2 है, n1 है लोअर शेल। वैल्यू पुट करते हैं, 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर, जेड की वैल्यू हीलियम के लिए 2 होगी, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर। n1 मतलब लोअर शेल, लोअर शेल कौन सा? n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैंने किया 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पर? हाइयर शेल n2, n2 की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है? तो यहाँ पे ये n2 है, यहाँ पे ये n1 है, अब मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। चीज क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4, तो ये वैल्यू आंसर निकल के आएगी 3 बाय 4। चीज क्लियर है? ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा? 1 बाय लेमडा इक्वल टू 3r। चेक करो एक बार। लेकिन हमसे किसकी वैल्यू बोली है इसने? इसने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है, लेमडा निकालने के लिए बोला है। तो लेमडा क्या होगा अपने पास यहाँ पर? अपने पास लेमडा का आंसर होगा 1 बाय 3r। ठीक है? 1 बाय लेमडा नहीं बोला इसने। ठीक है? वेव नंबर नहीं बोला है। 1 बाय लेमडा क्या होता है? वेव नंबर। वेव नंबर नहीं बोला है, लेमडा बोला है। लेमडा मतलब वेवलेंथ। 1 बाय 3r आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, चीजों को समझ में आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, द वेव नंबर ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज। ये पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बता दो मुझे बामर सीरीज का। बामर बोला है, बामर मतलब n इक्वल टू 2 फिक्स हो गया, मतलब जो लोअर शेल है n1 की वैल्यू 2 फिक्स हो गई। क्यों हो गई? बामर बोल दिया। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? अब जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा। एनर्जी गैप ज्यादा होगा। एनर्जी गैप ज्यादा कब होगा? जब वो इंफिनिटी से 2 में जंप करे। तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? सॉरी, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? इंफिनिटी। और n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। क्या पूछ रहा है? ध्यान से पढ़ोगे। ये पूछ रहा है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? 1 बाय लेमडा। तो ये न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लेमडा। चीज क्लियर कर पा रहे हो? न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। ठीक है? 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो रही है सभी को? पुट करते हैं, जस्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। आर को आर ही रहने देते हैं, जेड हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर 1 बाय n1 की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर कर देते हैं। 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। ठीक है? तो इस वैल्यू को मैं 0 पुट कर रहा हूं। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। ये आ जाएगा 1 बाय 4, तो न्यू बार की वैल्यू मतलब 1 बाय लेमडा की वैल्यू आ जाएगी r बाय 4। चीज क्लियर है? आर क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो देखो, इस फॉर्मूले के अंदर है ना, ऑप्शंस में हमें आर दिया हुआ था। ठीक है? तो मैंने आर को एज इट इज पुट कर दिया। यहाँ पे आर हमें नहीं दिया हुआ है ना ऑप्शन में, तो फिर क्या करेंगे? हम आर की वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 4। तो ये वैल्यू जब पुट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर मैच हो जाएगा ए वाला, मतलब 2.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स। ठीक है? चेक कर लेना एक बार, अच्छे से कैलकुलेशन करोगे। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आनी चाहिए। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है तो इंफिनिटी से 2 लिया है। 2 क्यों लिया? बामर बोला था। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बेसिक है। देखो, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, उसको भी ध्यान से देखोगे। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ आर।
आर के टर्म्स में चाहिए, मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में चाहिए। व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू लेवल्स ऑफ हीलियम आयन, दो लेवल है, एक N2 मान लेते हैं, एक N1 मान लेते हैं। आयन कौन सा है? हीलियम आयन, मतलब He प्लस की बात कर रहा है, ये भी अपन मेंशन कर देते हैं। और बोल रहा है whose sum is 4 and difference is 2, सम 4 है, मतलब ये N1 प्लस N2 की जो वैल्यू है ना, ये 4 के बराबर है, ठीक है। डिफरेंस 2 है, तो देखो यार ना, N2 ज्यादा है N1 कम है, तो मैं N2 माइनस N1 करने वाला हूं, यहाँ इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है, हाइयर माइनस लोअर। तो इसको मैं N2 प्लस N1 ही लिख देता हूं, वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा, N2 प्लस N1। देखो अब यहाँ पे हमें N1 N2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन बन गया। दो इक्वेशन दी हुई है और हमें दो वैल्यूज फाइंड आउट करने, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी चीज है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या होगा, N1 से N1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2N2, 4 प्लस 2 6, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 3। आई होप ये छोटी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के अंदर अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये करना पड़ा है, लेकिन आता है, ठीक है, तो चीजें पता होनी चाहिए, सिंपल है। N2 की वैल्यू 3 आ गई। अब N2 की वैल्यू 3 आ गई, तो N1 की वैल्यू क्या है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मुझे पता है फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन N2 प्लस N1 इक्वल टू क्या होता है 4, N2 की वैल्यू है 3, तो 3 प्लस N1 इक्वल टू 4, तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 1। चीज देखो एक बार अच्छे से देखो, N1 की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास 1, N1 की वैल्यू 1 आ गई, मतलब ये है 1 और ये है 3, है ना, ये पता लग गया। कैसे पता लगा है समझ में आ रहा है? वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, यहां पे थोड़ा सा चेंज किया मैंने चीजों के अंदर, तो 3 से 1 में जंप कर रहा है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। ये कैलकुलेशन एक बार देख लो अच्छे से, ये कैलकुलेशन तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए, कैलकुलेशन में मैंने क्या किया। चलो थोड़ा सा और आगे चलता है। अब N2 3 से 1 में आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, इसका वेव नंबर फाइंड आउट करना है। वेव नंबर का मतलब क्या है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। चेक करोगे एक बार, क्या सही फॉर्मूला लिख रहा हूं? फॉर्मूला सही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद न्यू बार की वैल्यू इज इक्वल टू आर को आर रखा, जेड को 2 रखा, 2 का स्क्वायर किया मैंने। चेक करोगे 2 का स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, हीलियम प्लस दिया हुआ है, जेड की वैल्यू 2 होती है, उसके लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है उसका। 1 बाय N1, N1 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यार एक से एक चीज क्लियर करोगे छोटी से छोटी, तो यहां पर तुम्हारे पास न्यू बार की वैल्यू क्या है, ये है 4R, 4 कहां से आया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू ये हो गया 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 9। चेक करोगे एक बार क्या सही है? ये वैल्यू जब तुम पूरा कैलकुलेट करोगे 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 9 को, तो ये आएगा तुम्हारे पास 8 बाय 9, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगा 8 बाय 9। ये कितना हो गया 4R इंटू 8 बाय 9, तो ये हो जाएगा 32 R बाय 9। तो ये आंसर होगा तुम्हारे पास न्यू बार का, मतलब ये आंसर होगा तुम्हारा वेव नंबर का। देखो वेव नंबर पढ़ा चुका हूं, 1 बाय लेमडा के बराबर होता है, वही सिंपल सी चीज मैंने यहाँ पे लगाई, और आई होप तुम्हें थोड़ी सी चीज क्लियर भी हो रही होगी कैसे फाइंड आउट किया। 3 क्वेश्चंस करवाए, वेराइटी समझाइए कैसे तुम्हें यूज करना है, कुछ और क्वेश्चंस बुक से ट्राई करोगे, कुछ और क्वेश्चंस अगर ट्राई करोगे तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी इस टाइप के क्वेश्चंस। तो अब इसके बाद बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से पहले मैं तुम लोगों को एक पर्टिकुलर डायग्राम से समझाने वाला हूं, तो पहले उस डायग्राम को देखोगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर अगर हम निकाल पाए तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स दिए हुए हैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, 4, 5, 6 इंफिनिटी तक दिया हुआ है, ठीक है। ये इंफिनिटी तक ऐसे जा रहा है। n इक्वल टू 1 पे ऑफकोर्स तुम क्या बोलोगे कि ये लाइमन है ना, लाइमन बोलोगे इसको। ये क्या बोलोगे, ये ब्रैकेट सीरीज के अंदर आता है, सॉरी ब्रैकेट नहीं, ये बामर के अंदर आएगा, तो ये आएगा तुम्हारा बामर, डन। फिर 3 अगर बोलोगे तो ये पाश्चन सीरीज के अंदर आएगा, तो ये पाश्चन बोल दिया मैंने इस चीज को। इसके बाद नाम लेते जाओगे, ब्रैकेट याद कर लो, देखो याद करवा रहा हूं बार बार, ब्रैकेट फंड हमफेरी, ठीक है, हमफेरी, ये नाम याद हो गए तुम्हें। 1 2 3 4 5 6। देखो अब क्वेश्चन के अंदर है ना कुछ लैंग्वेजेस आती है, क्वेश्चन के अंदर कुछ लैंग्वेज इस तरीके से बोलता है कि वहां पे कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को समझना है। जैसे क्वेश्चन में कभी आ गया कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कभी आ गया, सपोज तुम क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन के अंदर आ गया कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज किसको बोलते हैं, या उसका कहीं यूज कर लिया, तो हमें पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा,
देखो लाइमन का मतलब है कि वो वन में तो गिरेगा, ये तो कंफर्म है कि अगर लाइमन बोल दिया तो वन में गिरेगा। फर्स्ट लाइन का मतलब है कि वो टू से वन में गिरेगा। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है कि उसका ट्रांजिशन होगा टू से वन के बीच में। चीज समझ में आ रही है? इसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। क्लियर रहेगा? टर्मिनोलॉजी क्लियर हो रही है? इसी तरीके से मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है कि सेकंड लाइन ऑफ लाइमन अगर उसने बोल दिया तो सेकंड लाइन ऑफ लाइमन के अंदर तुम क्या बोलोगे? 3 से 1। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। ठीक है, तो सेकंड लाइन के अंदर क्या आंसर दोगे? 3 से 1 के अंदर जो रेडिएशन आएगा उसको हम सेकंड लाइन ऑफ लाइमन बोलने वाले हैं। इसके बाद बोल दिया लास्ट लाइन क्या है? लास्ट मतलब सबसे आखिरी। आखिरी कौन सी होगी? इंफिनिटी से 1, ये वाली लाइन आखिरी होगी। चीज समझ में आ रही है? तो इंफिनिटी से 1 बोल दिया। चीज क्लियर है? जैसे कि मैंने बोल दिया सपोज कि बताओ फिफ्थ लाइन ऑफ लाइमन क्या होगा? फिफ्थ लाइन ऑफ लाइमन, ठीक है, क्या होगा आंसर? देखो पहली लाइन ये रही, दूसरी ये रही, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां से कहां होगा? फिफ्थ होगा 6 से 1। चीज क्लियर कर पा रहे हो? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन यहां से यहां, फोर्थ लाइन यहां से यहां, फिफ्थ लाइन यहां से यहां। फिफ्थ लाइन क्लियर हो रही है? जैसे कि मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया कि बताओ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर क्या होगा? बामर बोल दिया तो 2 पे गिरेगा। अब 2 के लिए पहली लाइन कौन सी है? ये वाली। 2 के लिए फर्स्ट लाइन कौन सी है? 3 से 2 वाली। चीज क्लियर कर पा रहे हो? इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट लाइन अगर बोल दिया बामर के लिए तो 3 से 2 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं आंसर दूं तो ये हो जाएगा 3 से 2। चीज क्लियर कर पा रहे हो? सेकंड लाइन ऑफ अगर बामर बोल देता मैं सेकंड लाइन, तो आंसर होता 4 से 2। सेकंड लाइन अगर बोल दिया तो आंसर होता 4 से 2। चीज क्लियर है? बोल दिया थर्ड लाइन ऑफ फंड सीरीज। थर्ड लाइन ऑफ फुंड सीरीज। थर्ड का मतलब क्या है? फुंड कौन सा? ये रहा। फुंड का मतलब क्या हो गया? ये 6 से 5 तो फर्स्ट होगा, ठीक है, अगर मैं बोलूं तो 6 से 5 फर्स्ट होगा, 7 से 5 सेकंड होगा, और 8 से 5 क्या होगा? थर्ड। तो आंसर क्या आएगा? 8 to 5। आंसर क्या आएगा? 8 to 5। 8 to 5 समझ रहे हो? 8th ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट में जंप करेगा, हायर टू लोअर। चीज क्लियर कर पा रहे हो? बहुत। सीरीज लिमिट अगर ये वर्ड का यूज कर दिया तो सीरीज लिमिट का मतलब भी होता है लास्ट लाइन। सीरीज लिमिट का मतलब भी क्या होता है? लास्ट लाइन। ब्रैकेट बोल दिया, ब्रैकेट का मतलब n इक्वल टू 4, मतलब इंफिनिटी से 4 की बात कर रहा है। आई होप छोटी से छोटी चीज क्लियर कर पा रहे होंगे। फर्स्ट लाइन बोला, उसके जस्ट पास वाले से वो उधर अपनी तरफ जंप कर रहा है, ठीक है। सेकंड लाइन बोला, उससे ऊपर वाला एक उठाया, थर्ड लाइन बोला, उससे एक और ऊपर उठाया, ठीक है। ये चीज क्लियर कर पा रहे होगे। चलो एक क्वेश्चन और तुम लोगों से मैं पूछता हूं, आई थिंक थोड़ा क्लियर कर पाओगे। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि बताओ फोर्थ लाइन ऑफ पाश्चन। फोर्थ लाइन ऑफ पाश्चन अगर मुझे कोई बोलेगा तो क्या होगा? आंसर दोगे? सोचोगे 2 मिनट। फोर्थ लाइन ऑफ पाश्चन का आंसर क्या होगा? देखो फर्स्ट लाइन कौन सी है? ये रही। सेकंड लाइन ये रही, थर्ड लाइन ये रही, फोर्थ लाइन 6 से ऊपर कौन आएगा? 7। तो 7 से कहां जंप करेगा? 3 में। तो फोर्थ लाइन हो जाएगा 7 to 3। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि मैं टर्मिनोलॉजी से कैसे आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो कभी अगर इस टाइप की टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन के अंदर दे दी जाए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस एक छोटे से कॉन्सेप्ट वहां पर अगर अप्लाई करोगे बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से, तो आंसर तुम्हारा परफेक्ट आएगा, आंसर तुम्हारा एकदम सही आएगा। लेकिन तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पकड़ना आना चाहिए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने समझाए। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं वहां पे करवा रहा हूं, तो उसको देखोगे तो और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो अभी करवाने वाला हूं। ये है द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। मुझे बताओ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज क्या होगा? मैं लिख देता हूं पहले, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर का आंसर होगा n इक्वल टू 3 to n इक्वल टू 2। हाँ या ना? 3 to 2 ही होगा ना? ये वाली फर्स्ट लाइन ऑफ बामर 3 to 2। चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। बोल रहा है उसका वेवलेंथ लेमडा, तो उसका लेमडा निकाल लेते हैं। 1 by लेमडा इज इक्वल टू r z स्क्वायर, ठीक है। z मतलब ये किसके लिए दिया है? हाइड्रोजन के लिए दिया है, तो बाद में पुट कर देंगे। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले में गलती नहीं। n2 हाइयर शेल है, फिर से बुला रहा हूं मैं, और n1 लोअर शेल, अच्छे से याद कर लेना। n2 तुम्हारा हाइयर शेल है, मतलब 3 पुट होगा, 2 यहां पर पुट होगा। चेक करते हैं, z की वैल्यू 1 होगा। 1 by लेमडा इज इक्वल टू r 1 का स्क्वायर 1 by 4 क्यों पुट कर रहा हूं? 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस 1 by 9 क्यों पुट कर रहा हूं? n2 की वैल्यू 3 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा।
ये करोगे तो ये आएगा 5/36। ठीक है, इसको जब अब तुम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 5/36। आई थिंक सॉल्व कर लोगे, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था इसका आंसर आएगा 5/36। तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, लेमडा निकल के आ रहा है 36/5r। ठीक है, रिवर्स कर दिया, ये 1/लेमडा था, मैंने लेमडा कितना निकाल लिया 36/5r। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज को अगर बताऊं तो उसका लेमडा है तो उसकी वैल्यू लेमडा पुट करें। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन, अब हमें पूछ रहा है कि सेकंड लाइन का वेवलेंथ क्या हो। ठीक है, सेकंड लाइन क्या होती है, सेकंड लाइन क्या होगी बामर की, सेकंड लाइन बामर की, सेकंड लाइन बामर की, सेकंड लाइन ऑफ बामर अच्छे से समझोगे। सेकंड लाइन कौन सी होगी, ये रही सेकंड लाइन, 4 to 2, 4 to 2 आ गया, 4 to 2 आ गया, डन डन डन, समझ में आ रहा है 4 to 2 कैसे आ रहा है, चीज क्लियर है। 1/लेमडा डैश बोल देता हूं, ठीक है, इसका लेमडा डिफरेंट होगा। लेमडा डैश इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन है 1 का स्क्वायर। चल आगे चलते हैं, 4 है 1/n1 लोअर शेल होता है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/16। चेक करोगे एक बार क्या सही कर रहा हूं, चेक करोगे, ठीक है, अच्छे से चेक करोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 16 कॉमन लिया, यहाँ पे आया 4 माइनस 1 तो 3/16 हो गया आई थिंक। तो मैं उसको पूरा हटा के क्या लिख रहा हूं 3/16, मैं इसको लिख रहा हूं 3/16। चेक करोगे एक बार, कोई गलती तो नहीं है, बहुत बढ़िया। लेमडा डैश की वैल्यू क्या आ गई, यहां से लेमडा डैश की वैल्यू आ गई 16/3r, 16/3r। चेक करोगे एक बार क्या बिल्कुल सही है, ये लेमडा ये है, लेमडा डैश ये, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं। तो लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा डैश इज इक्वल टू 36/5r डिवाइडेड बाय 16/3r। हाँ है ना, यही किया है, r से r कैंसिल हो गया मेरा, चीज क्लियर है, r से r कैंसिल हो गया, प्लस 4 से जाएगा तो ये होगा 9, ये होगा 4, ये 3 ऊपर गया तो 9 इंटू 3 27, और ये 5 इंटू 4 हो गया 20, तो ये होगा 27/20। चेक करो एक बार, कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, चेक करोगे एक बार। तो यहां से जो तुम्हारा लेमडा डैश का वैल्यू निकल के आएगा, लेमडा डैश उधर गया, ये इधर आया, आएगा 20 लेमडा बाय 27। चेक करो एक बार क्या सही कर रहा हूं, 20 लेमडा बाय 27 तुम्हारा लेमडा डैश का आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन के बामर का फर्स्ट लाइन का लेमडा है तो सेकंड लाइन का 20 लेमडा बाय 27 होगा। रिलेट कर दिया हमने, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को रिलेट कर दिया, तो चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जहां पे तुम्हें लेमडा की वैल्यू दे देगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो लेमडा डैश की वैल्यू आ जाएगी, चीज क्लियर है। लेकिन मैंने सिंपल यहाँ पे एक लेमडा रखा है तो यहाँ पे लेमडा के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया, चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया, आसानी से आंसर निकाल पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो हर एक कॉन्सेप्ट को। What transition in the hydrogen spectrum of the same wavelength, ये बोल रहा है कौन सा ट्रांजिशन करें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है, ऑफ द सेम वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ क्या हो, सेम हो, लेमडा की वैल्यू सेम हो, वैसा ट्रांजिशन करना है जो कि बामर ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 He प्लस स्पेक्ट्रम। देखो क्या हो रहा है, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में जंप किया He प्लस के लिए, ठीक है, उसका कुछ लेमडा आएगा, उसका कुछ लेमडा आएगा, वो लेमडा इन चारों में से कौन सा ट्रांजिशन करने पे आने वाला है, जब यहां पर z की वैल्यू क्या हो, सारी कंडीशन में z की वैल्यू 1 हो। z की वैल्यू 1 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन की बात कर, चीज क्लियर है। तो मैं पहले पता लगाता हूं कि n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में जंप करने पर लेमडा आएगा कितना, किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए। तो लगाता हूं 1/लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्या चीजें क्लियर है, बहुत बेसिक से चीजें कर रहे हैं अपन। 1/लेमडा इज इक्वल टू आर के फॉर्म में रहने देते हैं। z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू हीलियम है इस कंडीशन में, तो 2 होगा तो उसको 4 कर देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, स्क्वायर कर रहा हूं सीधा। 1/n1, n1 क्या है बेटा, n1 क्या है, लोअर शेल 2, 4, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया मैंने, माइनस 1/16 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 कर दिया। ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा तुम्हारा 3/16, आई थिंक 3/16 निकल के आएगा, अभी किया था, ये रहा 3/16 जो निकल के आया था, सेम कैलकुलेशन है,
4 से ये गया 4 तो ये आया 3r/4। चेक करोगे एक बार, क्या ये सही है? 3r/4। यहां से लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/3r। लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/3r। ये चीज कर पा रहे हो? मतलब ये जो ट्रांजिशन दे रहा है ये n=4 से n=2 से He+ का, उसका लेमडा है 4/3r। ठीक है, अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम सिंपल सा ये है कि तुम्हें इन चारों में चेक करना है कि अगर मैं z की वैल्यू 1 लूं तो कौन से ट्रांजिशन के अंदर लेमडा की वैल्यू सेम निकल के आएगी। किस क्लियर कर पा रहे? किसके अंदर लेमडा की वैल्यू सेम निकल के आएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें आंसर बता देता हूं, उसका आंसर बी है। ठीक है, मैं यहां पे हर एक ऑप्शन नहीं करवाने वाला हूं, हर एक ऑप्शन को तुम मैच करोगे अपने अकॉर्डिंग। तुम पहले ए वाले ऑप्शन को मैच करोगे, क्या लेमडा इसके बराबर आ पा रहा है जब z की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए ऑप्शंस में z=1 लेना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर जो ये वाला डेटा है इसमें z की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी क्योंकि He+ दिया है। समझ में आना चाहिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो जब तुम इन चारों ऑप्शंस को चेक करोगे इसी तरीके से कुछ, तो तुम्हारा ऑप्शन का आंसर आ जाएगा बी। तो इसका आंसर मैं सिंपल सा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसका आंसर तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा? बी निकल के आएगा। एक बार कैलकुलेशन कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि पहले तो ये टर्मिनोलॉजी अगर वो यूज करता है तो तुम पता लगा पाओगे कि इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है। ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें पता है, अगर ये टर्मिनोलॉजी से आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर नहीं कर पाओगे इतना। ठीक है, तो पहले इसको समझो, फिर इससे रिलेटेड ये सारी चीजें तुम्हारे अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इसके बाद चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखने के लिए। बोर्ड पे तुम्हें दो चीजें दिख रही है, एक जगह लिखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी, एक जगह लिखा हुआ है सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सेपरेशन एनर्जी क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज जो तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, पहले उसको क्लियर करता हूं। जैसे कि मेरे पास ये है n=1, ये है मेरे पास n=2, ये है मेरे पास n=3, n=4, n=5। ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, 6 से इंफिनिटी तक ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो देखो ना कुछ टर्म यूज करता है वो, जैसे एक तो टर्म यूज करता है वो ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो जब कभी भी वो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है मतलब वो n=1 की बात कर रहा है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है मतलब वो n=1 की बात कर रहा है। n=1 मतलब ग्राउंड स्टेट। चीज क्लियर है? कहीं पे भी अगर ग्राउंड स्टेट बोला तो मतलब उसने स्पेशली मेंशन कर दिया है कि n की वैल्यू क्या है, 1 है। और अगर कहीं पे वो एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, इसका मतलब वो 2 से लेके इंफिनिटी तक वाले शेल्स की बात कर रहा है। इन सारों को हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। इन सारों को हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो n=1 होगा ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट 2 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, एक और चीज, अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ये बोल देता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहां से एक्साइटेड स्टेट हो रही हो ना, तो फर्स्ट वाला का n वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है। कुछ बच्चे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को n=1 लिख देते हैं जो कि गलत है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट कहां से शुरू हो रही है? n=2 से, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है तो n की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, सेकंड बोल दिया तो n की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, जितना बोला है उससे एक बढ़ा के बोलना। ठीक है, फोर्थ बोला है तो n की वैल्यू 5 आएगी, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट बोला है तो 7 आएगा। चीज क्लियर है? एक बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। ग्राउंड स्टेट कहीं पे भी वर्ड यूज करे, n की वैल्यू 1 यूज करोगे। एक्साइटेड स्टेट बोलेगा तो 2 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो क्या यहाँ पे मेंशन कर रहा है। चीज क्लियर है? ग्राउंड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। चलो बढ़िया, तो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो तुम्हें पता होना चाहिए, जो कि तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में आंसर नहीं लिखना है, ऑफकोर्स यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ना है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि हमें आयन बनाना है, आयन, एटम से आयन बनाना है। एटम से आयन बनाने का मतलब है कि हमें उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, उसको कैटायन बनाना है। कैटायन कैसे बनेगा? जब हम उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे। बाहर कब निकलेगा इलेक्ट्रॉन? जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर रखा हो और वो इंफिनिटी में चला जाए। जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में रखा हो, 0 1 में है और इंफिनिटी पे चला जाए। इंफिनिटी का मतलब है कि न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो कोई अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, कोई अट्रैक्शन नहीं मतलब ये न्यूक्लियस इस इंफिनिटी में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। ठीक है, तो कभी भी अगर
आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेगा तो 1 से इंफिनिटी ले जाने के लिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, जो हम देंगे, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लोअर शेल से हायर शेल में जा रहे हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो कितनी है, तो अगर मैं ई इंफिनिटी की बात करूं तो ई इंफिनिटी कितना होगा, 0 के बराबर होगा ऑफकोर्स। और E1 कितना होगा, E1 होगा हमारे पास, E1 की अगर मैं बात करूं तो -13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, हाँ या ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा ये माइनस ये, तो 0 माइनस माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखो n की वैल्यू तो 1 है, ग्राउंड स्टेट में बोल दिया तो n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया तुम्हारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब हमें अगर हाइड्रोजन है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो निकलेगा। हीलियम है तो 13.6 इंटू 4 क्यों बोल रहा हूं, 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो डिपेंड कर रहा है, चीज क्लियर हो पा रही है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से लेके हमें इनफाइनाइट स्टेट तक पहुंचाना है, तो हमें जितनी एनर्जी यहां पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं और अब पढ़ते हैं सेपरेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। काफी छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है लेकिन समझ में आने चाहिए। ये बोल रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में नहीं और किसी भी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, सपोज n इक्वल टू 3 में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और वहां से हमें उसको रिमूव करना है, मतलब वहां से हमें इंफिनिटी लेके जाना है, चीज क्लियर कर पा रहे हो, तो हमें जो एनर्जी लगेगी उसको बोला सेपरेशन एनर्जी। तो सेपरेशन एनर्जी कब लगेगा, जब एक्साइटेड स्टेट की बात करेगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी कब लगेगा, जब वो ग्राउंड स्टेट की बात करेगा, ठीक है। तो यहां पे इंफिनिटी है और ये कोई n है जो कि कोई एक्साइटेड स्टेट है, मुझे नहीं पता, वो n इक्वल टू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसको सिंपल एक n बोल रहा हूं, ठीक है। इसका एनर्जी ई इंफिनिटी 0 होगा, इसका एनर्जी En होगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर होगा आई होप, चीज सिंपल है। तो सेपरेशन एनर्जी, मैं इसको SE लिख रहा हूं, सेपरेशन एनर्जी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ई इंफिनिटी माइनस En, है ना, ई इंफिनिटी माइनस En। ई इंफिनिटी की वैल्यू 0, 0 माइनस माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आएगा सेपरेशन एनर्जी का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो रहा है। हाँ, सेपरेशन एनर्जी कब यूज करेंगे, जब एक्साइटेड स्टेट की बात करेगा, एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 से शुरू होकर इंफिनिटी तक की बात कर रहा है, ठीक है, और ग्राउंड स्टेट अगर बोला है तो n इक्वल टू 1 की बात कर रहा है, चीज क्लियर है। तब हम यूज करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी को काफी डीप में काफी अच्छे से हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ने वाले, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझो कि आयन में कन्वर्ट करना है मतलब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है मतलब हमें ग्राउंड स्टेट से उसको इंफिनिटी तक भेजना है। तो जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वो होगा तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी। आई होप छोटी चीज है लेकिन क्लियर हुई होगी कि क्या कॉन्सेप्ट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का और क्या कॉन्सेप्ट होता है सेपरेशन एनर्जी का। तो इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कैसे फाइंड आउट करते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होती है, ठीक है। तो पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसके अंदर मैं तुम्हें बताता हूं कि स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 1 है, ठीक है, और मुझे कोई बोलता है कि 3 से 1 के बीच में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर कोई यहाँ पे बोलता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस तो क्या आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होती है स्पेक्ट्रल लाइन, पहली स्पेक्ट्रल लाइन तो हमारे पास ये बन सकती है, तो 1 पहली तो ये हो गई, दूसरी 3 से 2 वाली बन सकती है और थर्ड बन सकती है 2 से 1 वाली, ठीक है। 3 टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन बन सकती है, 3 टाइप के रेडिएशन हमें यहाँ पे दिख सकते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब कितने टाइप के रेडिएशन हमें 3 से 1 के बीच में दिख सकते हैं। तो एक तो 3 से 1 में जंप करे वो दिख सकता है, एक पहले वो 3 से 2 में आए फिर 2 से फिर 1 में आए,
तो ये भी हमें दिख सकता है ऑफकोर्स। तो 3 टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिलती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सिंपल 3। पहले तो चीज क्लियर है, ठीक है। अगर मैंने कुछ थोड़ा ऐसा कर दिया, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, ये कुछ लगाया, इसके अंदर मैंने तुमसे बोला कि बताओ बताओ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी, ठीक है। थोड़ा सा कुछ चेंजेस किए हैं बस। तो कैसे बताओगे? देखो, पहला तो होगा कि वो सीधा 4 से 1 में चला जाए। दूसरा हो सकता है कि वो 4 से 3 में आए, 3 से 2 में आए, 2 से 1 में आए। एक ये भी तो हो सकता है कि वो 4 से सीधा 2 में आ जाए, 2 से सीधा 1 में आ जाए। तो वो 2 से 1 वाला तो हो गया है हमारा, तो उसको वापस नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है। एक ये हो सकता है कि वो 4 से n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में आए, 3 से वो किस में आ जाए? 1 में। हो सकता है ना? कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5 6 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिख रही है। चीज क्लियर है? 6 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिख रही है। इस कंडीशन में 3 है, इस कंडीशन में 6 है। एक और कंडीशन बनाता हूं, ठीक है। एक और कंडीशन सिंपल सी ये है कि मैंने इसको n इक्वल टू 5 कर दिया। मैंने क्या कर दिया? सिंपल इसको n इक्वल टू 5। अब बताओगे कितने स्पेक्ट्रल लाइन? देखो, पहला कौन सा हो गया? ये, हाँ या ना? दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये। थर्ड कौन सा हो जाएगा? ये अपने पास, ठीक है। एक यहां से यहां जंप कर रहा है, एक यहां से यहां पे भी जंप कर सकता है। चेक करोगे एक बार, ठीक है। एक तो सीधा जंप कर जाए 5 से 4। एक और ऑप्शन है 5 से 4 में आए, 4 से 3 में आए, 3 से 2 में आए, 2 से 1 में आए। बना चुका हूं, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन हो सकता है कि 5 से सीधा 2 में आ जाए, फिर 2 से 1 में आ जाए। एक और ऑप्शन क्या हो सकता है कि 5 से पहले 3 में आए, 3 से फिर वो 1 में जाए। ये भी एक ऑप्शन उसके पास हो सकता है। और क्या ऑप्शन हो सकता है? n इक्वल टू 5 से 4 में आ जाए, 4 से सीधा का सीधा वो कहां पे जंप कर जाए? n इक्वल टू 1। चीज क्लियर है? क्या कोई और ऑप्शन है उसके पास? तो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम वहां पे बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन दिखने को मिल रही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? सिंपल यहाँ पर 10 हो जाएगा। चेक कर लोगे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमारे पास एक और है, कुछ यहाँ पे वेरिएशन होगा। हमने कोई लाइन डबल ले ली है, उसको चेक करोगे कौन सी लाइन को हमने डबल लिया है। ये वाली लाइन को हम डबल ले चुके हैं, ठीक है। ये वाली लाइन सिमिलर यहाँ पे लिखी हुई, तो ये वाली लाइन ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं आएगी। तो 11 नहीं होगा आंसर इसका, 10 ही आंसर होगा। चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 लाइंस हो गई, ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर हर बार ये बनाना पड़ेगा, एक लाइन भी अगर गलत हो गई ऑप्शन में, अगर सपोज 10 की जगह 9 ऑप्शन दिया है तो हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, अप्लाई करोगे हर जगह लगेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 1/2। अब तुम पूछोगे कि सर n का मतलब क्या है यहाँ पे? तो n का मतलब है सिंपल यहाँ पर कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, ठीक है। n का मतलब है कि सर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। अब नंबर ऑफ लाइन से क्या मीनिंग है देखोगे, जैसे यहाँ पे 5 से 4 के बीच में कितनी लाइन है? एक लाइन तो ये है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, 5 लाइन। तो इस कंडीशन में n की वैल्यू को क्या पुट कर दोगे? 5 पुट करोगे। 5 इंटू 5 माइनस 1/2। 5 माइनस 1 को 4 लिख देता हूं, तो 5 इंटू 4/2, 2 से ये गया 2, आंसर आया 10। 10 आया, मैच हो गया। किस क्लियर है? समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं? समझ पा रहे हो? पहला क्वेश्चन इससे फॉर्मूले से निकालेंगे। बताओ यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? एक लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ठीक है। 3 लाइन है, n की वैल्यू 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1/2। अब 3 माइनस 1 को मैं कितना लिख दूंगा? 2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आया? 3। 3 किससे मैच हो गया? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। समझ पा रहे हो? सिंपल सी चीज है, बस तुम्हें नंबर ऑफ लाइंस काउंट करना है और ये फॉर्मूला लगा देना है। उसमें n की वैल्यू नंबर ऑफ लाइंस है। चीज क्लियर है? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 7th ऑर्बिट, ये 7 है, टू थर्ड ऑर्बिट, 7 से 6 5 4 3, थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें यहाँ पे बनती हुई दिखेगी? तो कैसे पता लगाएंगे? सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है।
कितनी लाइंस दिख रही है? 1 2 3 4 5, 5 लाइंस दिख रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू, एन की वैल्यू 5 है, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 1/2, 5 इंटू 4/2, आंसर आएगा 10। ठीक है, तो 7 से थर्ड ऑर्बिट में हमें मैक्सिमम 10 स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेगी। चीज क्लियर है? फॉर्मूला याद रखो, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, याद रखना है। कर लोगे यहां तक चीज है? एक और चीज है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है समझोगे? ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड, किसी पर्टिकुलर शेल में, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमें यह पता लगाना है कि एक बार सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पर था, इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम पीरियड बोला है। ठीक है, तो यहां से शुरू हुआ, इस तरीके से वो रिवॉल्व किया और वापस इस पॉइंट पे आ गया। बिल्कुल, तो क्वेश्चन ये है कि वापस उस पॉइंट पे आने में, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम उसको लगा। तो कैसे पता लगाएंगे टाइम? टाइम पीरियड का मतलब सिंपल है, टाइम पीरियड, टाइम टाइम का मतलब है 4 1 रिवॉल्यूशन में लिख देता हूं, यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। 4 1 रिवॉल्यूशन। टाइम क्या होता है, फॉर्मूला बताओगे? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी, बिल्कुल। डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बताओगे? सर्कुलर पाथ है, डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर। डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर। यहां से चला, यहां पे वापस आ गया, 2 पाई आर डिस्टेंस है। फॉर्मूला पता होगा। वेलोसिटी कितनी है? v है। वेलोसिटी पता है तुम लोगों को? बोहर के अंदर वेलोसिटी पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना? बिल्कुल। रेडियस भी पढ़ा है हमने, तो v पता है, r पता है। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करोगे, 2 की वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास टाइम पीरियड, टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं, उसको टी बोल देता हूं मैं, टाइम पीरियड को मैं टी बोल देता हूं। देखो रेडियस है, तो तुमको मैंने बताया हुआ है कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है? एन स्क्वायर बाय जेड के। और वी किसके प्रोपोर्शनल होता है? जेड बाय एन के। बताया हुआ है ना? मतलब एक तरीके से टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर बाय जेड डिवाइडेड बाय जेड बाय एन। हाँ है ना? इसको और अच्छे से देखोगे तो ये हो जाएगा टी प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। चेक करो एक बार, ये एन ऊपर गया, एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर एन क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर हो गया। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। आई होप चीजें क्लियर हो रही होगी कि मैं यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। चीजें क्लियर है? तो टाइम पीरियड कैसे निकाला है? देखो क्वेश्चन आ गया कि टाइम पीरियड निकालो, तो फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला तुम पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, पुट कर देना। प्रोपोर्शनलिटी वाली चीज आ गई, रेशियो वाली चीज आ गई, तो सीधा ये लगा देना एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, फट से आंसर आ जाएगा। चीज क्लियर है? तो यहां तक है ना, हमने बोहर से रिलेटेड बहुत ज्यादा बात की है। ठीक है, जो भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है वो हाइड्रोजन वाला पढ़ा है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो वो बोहर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा बोहर मॉडल खत्म हो चुका है। ठीक है, बोहर मॉडल की जो भी चीजें थी वो सारी खत्म हो चुकी है, बोहर मॉडल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। तो लेकिन फिर भी अभी हम बोहर मॉडल को फॉलो नहीं करते, बोहर मॉडल को अभी भी हम उसके आगे वाले मॉडल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस रही है बोहर थ्योरी की, बोहर मॉडल्स की, तो क्या क्या लिमिटेशंस रही है वो देख लेते हैं। पहले लिमिटेशंस तो है कि यार ये ना मल्टी इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पे नहीं लगता। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बोहर मॉडल कब लगता है? जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बस। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन पे अगर हम इसको लगाने जाएंगे तो बोहर थ्योरी फेल हो जाएगी। तो पहला अगर मैं लिमिटेशन बोलूं तो पहला क्या होगा कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर अप्लाई नहीं होता। चीज क्लियर है? सेकंड इंपॉर्टेंट है, सेकंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब हमने क्या किया कि जैसे कि मेरे पास ये कुछ लाइंस दी हुई है, एन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एन इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखा क्या गया कि जब ये पूरा का पूरा सिस्टम एक मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है ना, तो ये है ना, ये लाइट
और स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट होने का मतलब क्या है कि जैसे n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के बीच में अभी और लाइंस नहीं दिख रही है, लेकिन जब इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो यहां पर भी एक कुछ पर्टिकुलर लाइंस हमें दिखने लग जाती है। ठीक है, मतलब ये और स्प्लिट हो जाता है। मतलब n इक्वल टू 1 यहाँ पे दिखेगा, फिर एक लाइन हमें यहाँ पर भी दिखेगी, एक लाइन फिर यहाँ पर भी दिखेगी, एक लाइन फिर यहाँ पे, उसके बाद n इक्वल टू 2 आएगा। मतलब 1 से 2 के बीच में भी और लाइंस हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो कब दिख रहा है? बस जब मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज हमें कोई लाइन यहां पर नहीं दिखने वाली है। ये लाइंस कब दिखेगी n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के बीच में? जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने वाले हो। तो आई होप ये थोड़ी सी चीज क्लियर हुई होगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है और वहां पे हमें स्प्लिटिंग दिखती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, तो इसको हम ज़ीमान इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? ज़ीमान इफेक्ट। तो बस तुम्हें ये याद रखना है कि ज़ीमान इफेक्ट कब लगता है? जब मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशन में उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशन में और ज़ीमान इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन में लगेगा। चीजें क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन में ज़ीमान इफेक्ट। छोटी सी चीज यहां पे बताइए, स्प्लिटिंग और हो रही थी। कब हो रही थी? जब मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे थे सिस्टम पे। चीज क्लियर है? तो ये दो पॉइंट है जो लिमिटेशन है बोहर थ्योरी की। यहाँ पे अपना बोहर थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो ऑफकोर्स आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था, और थोड़ा सा पीछे का जो भी लास्ट टाइम पे जिस जगह लेक्चर लिया था उससे डिफरेंट जगह, लोकेशन चेंज है ऑफकोर्स, तो कुछ नया भी देखने को मिला होगा, और थोड़ा सा आज बड़ा लेक्चर भी है। तो ऑफकोर्स तुम्हारा टास्क थोड़ा बड़ा है कि काफी अच्छे से लेक्चर को देखोगे और हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करोगे और समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, बाकी यार यहाँ तक हमारी बोहर थ्योरी खत्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नए मॉडल की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं, जो कि नए लेक्चर में ही पता चलेगा। तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ते रहो और हर एक चीज को अच्छे से करो, क्वेश्चंस ट्राई कर लो, इसके बन जाएंगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तब तक के लिए नोट्स लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर तुम लिख सकते हो। बाकी यार पढ़ाई करो और अपनी तैयारी को काफी अच्छे से करते रहो। तब तक के लिए रहेगा मेरी तरफ से बाय।